हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर गुमनाम सर में। तो जैसा कि बेटा आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 10th में आप आ गए हैं, तो आप मेरे चैनल पर ना शुरुआत में ये चीज जरूर सुन लीजिए। अगर आप रटने वाले हैं तो अभी यार वीडियो से एग्जिट करके चले जाइए, अपना समय यहां पर खराब मत कीजिए। अगर आप सीखने वाले हैं, आप चाहते हैं कि चीजों को सीख कर आगे बढ़ सके और अच्छे से किसी भी परीक्षा में आपको बैठना है, जो भी आपका टारगेट है, तो साइंस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आपकी इस चैनल पर आकर खत्म हो सके। तो बेटा क्लास 10th और 11th और 12th तीनों के लिए ही बहुत ही अच्छे से वीडियोस मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूं और ऐसे वीडियोस लाता हूं जो बहुत ही आसान हो, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। तो बेटा अगर सीखना है तो ही चैनल पर रुकना, अदरवाइज मत रुकना। अभी एग्जिट कर चले जाइए, यहां पर अपना समय खराब मत कीजिए। तो देखो बेटा आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, क्योंकि भाई देखो 10th में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों है, ठीक है। तो साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, अगर आप चाहे तो यहां पर आप लिख सकते हैं भाई साइंस, क्लास 10th साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है उसका जो चैप्टर है ना, और चैप्टर नंबर कौन सा है 1। यही चैप्टर आपका कौन सा है, चैप्टर नंबर 1। पिछले वीडियो में सब बताया गया है। और इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज देख लो बेटा इसका वीडियो नंबर कौन सा है, 6। वीडियो नंबर 6 है। इसके ऑलरेडी 5 वीडियोस चैनल पर मैं इस चैप्टर के अपलोड कर चुका हूं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर वीडियो 2 दिन छोड़कर आ रहा है। भाई क्लास 10th का हर वीडियो आपको 2 दिन छोड़कर मिल जाएगा। जैसे आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके अगले 2 दिन बाद आपको इसका अगला वीडियो मिल जाएगा। इसी तरीके से 11th और 12th का ही वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखो बेटा सिंपल सी बात ये है ना, यहां पर वीडियो 6 अगर आप पढ़ रहे हो ना, डायरेक्ट टॉपिक सीख जाओगे, अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सुंदर से नोट्स बनाओ, क्लास 10th की अच्छे से तैयारी करो, तो बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। उसके सारे वीडियोस जो मैं दिखा रहा ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा क्लास 10th का। तो वहां से जाकर ना सारे ही वीडियो अच्छे से सीखो। जितने 5 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 6ठा वीडियो, सारे स्टेप बाय स्टेप सीखो। फिर देखो साइंस कैसी मक्खन हो जानी है, किसी कोचिंग में नहीं जाना पड़ेगा, एक भी चवन्नी आपको खर्च नहीं करनी पड़ेगी। मैं आज भी यहां खड़े होकर आपके लिए फ्री सेवा में हाजिर हूं और जिंदगी भर फ्री सेवा में हाजिर रहूंगा। आप मुझे या आपके प्यार की बदौलत हम और आप मिलकर कितनी बड़ी फैमिली बना ले और कितना ही आगे क्यों ना चले जाएं। लेकिन यह चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी अपने चैनल पर मैं बाकियों की तरह आपको कॉस्ट लगाकर नहीं पढ़ाने वाला। आप हमेशा मेरे इस चैनल के माध्यम से, भाई दुनिया क्या करती है उससे मुझे लेना देना नहीं है, आप मेरे इस चैनल के माध्यम से लाइफ टाइम फ्री पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमारा टॉपिक कौन सा है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। वैसे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कई प्रकार की होती है, लेकिन अपने क्लास 10th की जो हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं ना, उसमें हमारे 9 प्रकार दे रखे हैं। अगर आप रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे तो 9 प्रकार दे रखे हैं। अच्छा उनको उन प्रकारों को ना उसने अलग अलग दे रखा है। भाई इन 4 को तो उसने बोला है प्रकारों में और इनको अलग दे रखा है, लेकिन ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ही हैं। अच्छा ये वाले जो प्रकार हैं वो हो सकता है इन्हीं में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। भाई कोई संयोजन अभिक्रिया ऐसी हो सकती है जो ऊष्माक्षेपी भी हो, कोई वियोजन अभिक्रिया ऐसी हो सकती है जो इनमें से कोई हो, ऊष्माशोषी भी हो, ऊष्माक्षेपी भी हो, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो, अपचयन अभिक्रिया भी हो, या हो सकता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया हो और साथ में वियोजन अभिक्रिया भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए इन 4 को ना, ये वाला जो पोर्शन है, इन 4 को मेन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार माना गया। और ये जो है ना, ये जो प्रकार हैं, ये वाले प्रकार जो हैं, ये इन्हीं प्रकारों में आ जाते हैं, लेकिन इनको अलग बेस पर विभाजित किया गया, इनको अलग बेस पर विभाजित किया गया। तो अभी के लिए जो पिछला वीडियो था ना, जो वीडियो नंबर आपका था 5, उसमें मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बताई थी, वियोजन अभिक्रिया जिसका दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। ये खुद कितने प्रकार की होती थी बेटा, ये खुद 3 प्रकार की होती थी, एक प्रकाश, एक ऊष्मीय और एक कौन सा, वैद्युत। तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पर पढ़ा चुका हूं। मैं विस्थापन अभिक्रिया भी हमने पिछले वीडियो पढ़ ली है और द्विविस्थापन भी पढ़ ली है। तो आज का जो वीडियो नंबर 6 है, मैंने बोला था रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम कुछ प्रकार अलग पढ़ेंगे और कुछ प्रकार अलग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। एक ही वीडियो में हम ये सारे प्रकार सीखने वाले हैं और इतने हम पिछले में सीख चुके हैं। और मैं अभी एक बार फिर बता दूं कि ये वाले जो आपके 5 प्रकार हैं, तो हो सकता है कोई अभिक्रिया ऐसी हो जो संयोजन भी हुई हो और उसी में निकल जाए ऊष्मा, तो वो ऊष्माशोषी हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी हो जाएगी।
ठीक है, अगर हो सकता है किसी का इसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण हो रहा हो तो वो ऑक्सीकरण भी हो जाएगी। तो ये वाले प्रकार जो है ना, इसीलिए देखो मैंने 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 अलग नंबर लिखा है, 4 के आगे 5 6 7 8 9 नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये अलग प्रकार की बेशक है, इनको थ्योरी बेस्ड अलग रखा गया है, अलग प्रकार से बनाया भी गया है, अलग प्रकार की होंगी भी, लेकिन उनमें ये वाले गुण भी हो सकते हैं। हो सकता है वो संयोजन हो, वियोजन हो, अपघटन हो, विस्थापन हो और द्विविस्थापन हो। अभी पढ़ते हैं, फिर आपको डिटेल में समझाते हैं अच्छे से। तो जल्दी से बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, सिखाते हैं आपको इन अभिक्रियाओं के बारे में। तो देखो बेटा, आज का अपना पहला टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, पहले तो मैं आपको बता दूं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है ना, जो अभी आपका 2024-25 वाली परीक्षा हुई थी बोर्ड एग्जाम की, हिंदी मीडियम से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस परीक्षा में ये पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस परीक्षा में क्या यार, ये लगभग हर साल पूछ लिया जाता है, केमिस्ट्री वाले पोर्शन से ये हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है। देखो ऊष्मा तो सब समझते हो हीट होती है, ठीक है। क्षेपी, क्षेपी का मतलब क्या होता है, ऊष्मा क्षेपी। देखो दो अभिक्रिया है, एक है ऊष्मा क्षेपी, एक है ऊष्मा शोषी, ठीक है। क्षेपी का मतलब है ऊष्मा बनना और शोषी का मतलब है खर्च होना। तो देखो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बनती है, ऊष्मा बनती है लिख सकते हो भाई, शॉर्टकट में लिख सकते हो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बनती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या आप इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आप समझ में हो आप इस बात को, देखो समझो, जैसे कि समझो, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, जैसे मैंने एक उत्पाद लिया अभिकारक लिया ए और एक अभिकारक लिया बी और इन दोनों की क्रिया करवा दी और बन गया ए बी। अब यहां से कुछ याददाश्त ताजा हुई होगी भाई, पिछले वीडियो में ही मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने बोला था जब दो अभिकारक, अब यहां पर देख लो बेटा, दो अभिकारक है कि नहीं है, दोनों अलग अलग है कि नहीं है, बोल दो अगर नहीं है। बताया था नहीं बताया था, लेफ्ट साइड जो लिखे होते हैं अभिकारक, राइट साइड जो लिखे होते हैं वो आप पे क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। कई वीडियो में, पिछले कई सारे वीडियो में ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखो भाई क्या कहानी हुई, यहां पर दो अभिकारकों ने क्रिया करी, एक उत्पाद बनाया, दो अभिकारकों ने क्रिया करी, एक उत्पाद बनाया। और ऐसा केस कब होता है, जब दो अभिकारक क्रिया करते हैं और एक उत्पाद बनता है, तो उस अभिक्रिया को बेटा हम एक नाम से जानते हैं और उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, तो ये वाली अभिक्रिया कहलाती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। कहलाती है कि नहीं कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। तो यही चीज तो मैं अभी पीछे बोल रहा था कि यहां पर हो सकता है कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है वो संयोजन भी हो, ऊष्मा शोषी में भी हो सकता है, वियोजन भी हो सकता है, अपघटन भी हो सकता है और विस्थापन भी हो सकता है, द्विविस्थापन भी हो सकता है। तो ऊष्माक्षेपी सभी प्रकार की हो सकती है, ऊष्मा शोषी भी सभी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इन प्रकारों को उन प्रकारों से अलग रखा गया था। अब देखो सिंपल सी कहानी क्या है भाई, अभी तो हमने ये लिख लिया कि ये संयोजन अभिक्रिया है। अब क्या हुआ, ए और बी ने क्रिया करी, एक उत्पाद बना, तो इसके साथ में हमने लिख दिया कि कुछ भाई ऊष्मा बनी है, कुछ ऊष्मा बनी है। अब यहां पर ऊष्मा बनी है मतलब निकली है, और जब ऊष्मा बनी है तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये अभिक्रिया आपकी कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। और एग्जाम्पल देख लो यार भाई, सपोज मैंने ले लिया ए बी उत्पाद, ए बी अभिकारक। अब जो हमने ए बी अभिकारक लिया, इससे बन गया ए प्लस बी। अब इसमें क्या हुआ, एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया तो उत्पाद बन गए यहां पर ज्यादा। और मैंने बताया था जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थ बना दे तो उस अभिक्रिया को बेटा कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, या दूसरा नाम इसका होता है अपघटन अभिक्रिया। ये तीन प्रकार की होती है, प्रकाश की उपस्थिति में हो सकती है, ऊष्मा की उपस्थिति में हो सकती है और वैद्युत अपघटन की उपस्थिति में हो सकती है। अब इसमें क्या बोला मैंने कि साथ में कुछ ऊष्मा निकल जाए, साथ में कुछ ऊष्मा निकल जाए, ये बोला मैंने। तो इसका मतलब अगर यहां पर देखो ऊष्मा निकली है, इसका मतलब जो अभिक्रिया होगी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, वो अभिक्रिया आपकी हो जाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, ये भी इसके एक तरीके से एग्जाम्पल ही थे, लेकिन अब इसका एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो भाई हमने अपनी सोच के अनुसार इसको समझाने के लिए कर दिया, अब इसका रियल एग्जाम्पल लेते हैं। भाई रियल एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं,
कार्बन होता है, कार्बन की क्रिया आप O2 से करवाइए, कार्बन की क्रिया आप O2 से करवाइए तो आपका क्या बनेगा, CO2 बनेगा। भाई ये वाली रिएक्शन तो लगभग हर किसी को आती ही होगी, ठीक है। और रिएक्शन की कहानी देखो, मैंने बेटा बोला है अगर रिएक्शन में कच्चे हो, माना अभी तुम बच्चे हो, रिएक्शन में कच्चे हो, लेकिन रिएक्शन में मजबूत हो सकते हो। कैसे हो सकते हो भाई, गुमनाम सर ने एक बेसिक केमिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना रखा है और वहां पर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। फिर चाहे आप क्लास 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, केमिस्ट्री की कोई भी समस्या होगी ना, वहां से जाके एक बार सीख लो। अगर आपने वहां के सारे वीडियोस देख डाले जितने मैं अपलोड करूं, अभी हो चुके हैं या मैं आगे करूं, बेसिक केमिस्ट्री आपकी मजबूत हो गई ना, तो क्या 10th क्या 11th क्या 12th सारे टॉपिक मक्खन होते चले जाने हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो CO2 बनता है। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सी अभिक्रिया है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर जी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाए हैं, मतलब अभिक्रिया तो सर जी ये संयोजन है, संयोजन अभिक्रिया है। समझ में आया। अब ये चीजें उनको ज्यादा बेहतर समझ में आ रही होंगी जिन्होंने पिछला वीडियो देख रखा है। नहीं देखा है तो पहले जाकर देखो, फिर इस वीडियो को देखना, देखो कितना मजा आएगा पढ़ाई करने में। अब यहां पर ये संयोजन अभिक्रिया है, मैंने बोला भैया इसमें निकलती है 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। कितनी निकलती है, अगर ऐसे करके कुछ लिखा हुआ आ जाए 94 किलो कैलोरी, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है ऊष्मा का मान। इसका मतलब जब 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करता है और 1 मोल CO2 बनता है तो उसके साथ में उस समय पर जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं, ऊष्मा। और इसके 1 मोल और 1 मोल की क्रिया करने पर कितनी निकलती है, 94 किलो कैलोरी। देखो मात्रक यहां पर क्या है, वैसे तो ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। यहां पर नीचे लिख लेना, नोट कर एक नोट कर लिख लेना बेटा आप ये चीज कि जो ऊष्मा होती है ना, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है आपका, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी होता है। इस चीज को याद रखना, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। अब भाई देखो, अब रिएक्शन से आपको क्या समझ में आया, अगर इस साइड ऊष्मा प्लस में लिखी है इसका मतलब ऊष्मा निकली है, मतलब इस अभिक्रिया में क्या हुआ होगा, जब ये दोनों टकराए तो कुछ ना कुछ ऊष्मा बनी। जैसे ये क्या होता है ना, कई सारी, आप ऐसे समझने की कोशिश करो, कई बार क्या होता है जैसे कई सारे पदार्थों को जब हम मिलाते हैं ना, दो अलग अलग पदार्थों को मिलाते हैं तो जब उनकी क्रिया होना स्टार्ट होती है तो कई बार क्या होता है वो विलयन गर्म पड़ जाता है। गर्म पड़ने का मतलब क्या है, गर्म पड़ने का मतलब है कि ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा बन रही है। और जो विलयन मिलाने पर ना, जैसे दो पदार्थों को मिलाया, अब जो भी मिश्रण बना, अब वो मिश्रण हो गया ठंडा। ठंडे पड़ने का मतलब क्या है कि ऊष्मा क्या हुई है बेटा, ऊष्मा खर्च हुई है, मतलब उस क्रिया को करने में उनकी ऊष्मा खर्च हुई है। और जब ऊष्मा बनती है, जब ऊष्मा बनती है तो उसका मतलब है अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी। और जब ऊष्मा खर्च होती है तो उसका मतलब क्या होता है बेटा, अभिक्रिया है ऊष्मा शोषी। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो यार, जैसे कि हम श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। पढ़ाऊंगा जब हम बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ेंगे, इसका श्वसन भी पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मक्खन कर दूंगा वो भी। तो जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन करने में क्या होता है, श्वसन का मतलब सांस लेना थोड़ी ना होता है, श्वसन का मतलब सांस लेना नहीं होता है, वो आगे आपको समझा दूंगा। ठीक है। तो श्वसन का मतलब होता है हमने जो कुछ खाया और सांस ली, उसके बाद हमारे शरीर में जो क्रिया हुई, उस क्रिया के लास्ट में जो जाकर हमें ऊर्जा मिली, वो पूरी घटना श्वसन कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने भोजन खाया, तो भोजन तुम कोई सा कर लो, भोजन का एक अंतिम उत्पाद होता है, लास्ट में जाके हर भोजन से हमें प्राप्त होता है क्या, ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्योंकि ग्लूकोज ही हमारे शरीर के लिए क्या है, एक तरीके से मान लो कि पेट्रोल है हमारे शरीर के लिए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या करता है, हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, यूं करके मुंह में अंदर घसीटा, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन ग्लूकोज से जाके क्या करती है, क्रिया करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। और साथ में क्या निकलती है बेटा, साथ में निकलती है ऊष्मा। ऊष्मा निकलती है जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, उसी ऊर्जा से तो हमारा शरीर चलता है। लाइक मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, मैंने कुछ सुबह में मॉर्निंग में खाया होगा, आप मैं 10-11 बजे का टाइम हो रहा है करीब, तो मैं यहां पर खड़े होकर जो तुम्हें वीडियो में पढ़ा रहा, बोल रहा, तो इसमें क्या मेरी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, तो वो ऊर्जा कहां से आ रही, वो मेरे शरीर में अपने आप थोड़ी ना बन रही है। मैंने जो भोजन खाया और मैं हर
एक सेकंड पर जो सांस ले रहा, बार बार सांस ले रहा, तो क्या है, भोजन का जो अंतिम उत्पाद बना हमारे शरीर में क्या, ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज से बार बार ऑक्सीजन जाके क्रिया कर रही है और ऊर्जा बना रही है, जिस ऊर्जा का इस्तेमाल मैं आपको पढ़ाने में कर रहा, कोई खेलने में करता है। फिर जब क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा हम थक जाते हैं, हम बोलते हैं यार थक गए, अब शरीर में दम नहीं लग रहा है। तो शरीर में दम ना लगने का मतलब क्या है, शरीर में दम ना लगने का मतलब है कि हमारी ऊर्जा खत्म हो गई। मतलब जो शरीर में जितना ग्लूकोज बना था, अब वो ग्लूकोज खत्म हो गया, उस ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से क्रिया कर करके हमें ऊर्जा प्रदान कर दी। अब वो अंदर शरीर के अंदर वो वाली रिएक्शन होना खत्म हो गई, वो वाली रिएक्शन होना खत्म हो गई। अभी मैं नोट करके लिख पाऊंगा वो चीज भी आपको, वो वाली रिएक्शन होना शरीर के अंदर खत्म हो गई। अब जब शरीर के अंदर रिएक्शन होना खत्म हो गई, अब हमें वीकनेस लगने लगती है। तो हम क्या कहते हैं, जब वीकनेस लगती है, डॉक्टर बोलता है खाओ खाओ पियो, अच्छे से खाओ। तो हमें क्या लगता है, जब हम कमजोरी लगती है, हम थोड़ा बहुत खाते हैं और थोड़ी ही देर में जब वो खाना पचता है और पचने के बाद जो बनता है ग्लूकोज, उससे क्या होता है, फिर से एनर्जी आ जाती है और फिर से हम लोग फटाफट से क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं खेलने कूदने के लिए या पढ़ने के लिए। ठीक है, इसीलिए जो लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उनके शरीर की कमजोर होने का कारण क्या होता है, भाई बीमार पड़ गए, अब उनके खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा, शरीर में भोजन पहुंच ही नहीं रहा, ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, तो सांस लेते रहो, सांस लेने से खाली जिंदा नहीं रहने वाले, शरीर को चलने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। अब तभी जब खाली भोजन वोजन करते नहीं है उस समय पर अच्छा नहीं लगता खाना पीना, तो एक तरफ पड़े रहते हैं तो शरीर कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, सबसे पहले एक बोतल लगा के ग्लूकोज चलाता है। क्यों चलाता है, जिससे ग्लूकोज शरीर में पहुंचे, सांस तो तुम खुद ले ही रहे हो, तो ग्लूकोज से ऊर्जा बनने लगे, तुम्हारे शरीर को ऊर्जा मिले और तुम फिर से हेल्दी फील करने लगो और उठ के दूसरे काम करने लगो। ठीक है, तो यहां पर देखो बेटा, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। सबसे पहले आप ये थ्योरी लिखना, थ्योरी के बाद में आप ये एग्जाम्पल लिख लेना इसके 1 2 3 कर, और याद रखना कि वो संयोजन अभिक्रिया भी हो सकती है, वियोजन भी हो सकती है, हो सकता है विस्थापन और द्विविस्थापन भी हो, सब हो सकता है। ठीक है, इसी को तो सीखना बोलते हैं। यार रट लोगे, मैं खाली थ्योरी लिख के एक रिएक्शन लिख दूंगा, वो रट्टा मार कहानी होती है। चीजों को समझना है तो थोड़ा सा समय लगेगा, आपको मेरी एक एक बात सुनना पड़ेगी। जो सीखने वाले बच्चे होंगे वो इस चीज को बेहतर तरीके से जानते होंगे, अगर उन्हें सीखना है तो उन्हें सुनना पड़ेगा। तो बेटा थोड़ा सा मैं यहां पर ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं थोड़ा सा एक नोट बताता हूं इसके बारे में, जो अभी मैंने शरीर की ऊर्जा के बारे में बताया है। देखो बेटा, इस रिएक्शन इसकी थ्योरी के नीचे आपने रिएक्शन लिख ली, जो पीछे एग्जाम्पल लिखे थे वो भी लिखना, उसके बाद में आप ना एक ये नोट लिखना जो मैंने अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया। नोट क्या है, शोषण 1, भाई सिंपल सी बात है, क्या याद रखोगे, शोषण 1 ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और देखो यहां पर क्या लिखा है, भोजन का अंतिम उत्पाद क्या होता है बेटा, देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है जो शरीर में उपस्थित O2 से क्रिया करके हमारे शरीर को देखो क्या प्रदान करता है बेटा, ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब ले देकर मेन क्या है, ग्लूकोज, हमने कुछ भी खाया ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन से क्रिया करी और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर दी। देखो ये वाली रिएक्शन पूछ ली जाती है, इस साल भी पूछी गई थी, 2024-25 वाली परीक्षा में भी ये पूछी गई थी। रिएक्शन क्या होती है, देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज का। इसकी क्रिया किससे होती है बेटा, ऑक्सीजन से। अब इस अभिक्रिया को ना एक और नाम से भी जानते हैं, दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। वो अभी आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन आगे पढ़ोगे आप, दहन अभिक्रिया के बारे में भी आगे पढ़ोगे। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, ग्लूकोज की जब ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है तो क्या हुआ, देखो यहां पर क्या हुआ भाई, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में एक चीज बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम रिलीज कर देते हैं। जैसे कि आप सबने सुना होगा, हम गैस छोड़ते हैं, भाई कहीं से भी छोड़ते तो है गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आपका क्या बनता है, जल बनता है, और एक चीज साथ में और बनती है जिसको बोलते हैं ऊर्जा। ये ही वो ऊर्जा होती है, एनर्जी, जो हमारे शरीर को चलाने में मदद करती है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें यही खर्च होती है, यही वो ऊर्जा है जो हमारे इस जो मानव रूपी मशीन है इसको चलाने में क्या करती है, पेट्रोल का कार्य करती है एक तरीके से, ये मान लो आप। ठीक है, अब देखो रिएक्शन अभी ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए देखो यहां पर कार्बन कितने हैं, 6, तो इसके अणु भी कितने बनेंगे, 6। अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं, सॉरी H कितने हैं यहां पर, 12, इधर कितने हैं, 2, तो यहां 6 से गुणा करवा दो, 6 अणु इसके बनेंगे और 6 अणु इसके बनेंगे। अब देखो क्या हुआ भाई, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अब
ऑक्सीजन देख लो कितने हैं, इधर है 6 और 2 8, इधर कितने हैं 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहां 6 हैं, इसे 12 बना दो तो 6 दूनी 12 और 6 18, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इसका मतलब ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन के 6 अणु से क्रिया करता है, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल बनाता है, और साथ में क्या बनाता है बेटा, ऊर्जा बनाता है। अब या ऊर्जा लिख लो या ऊष्मा लिख लो, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा बनती है। और एक चीज और याद रखना, ये दूसरा पॉइंट लिख रखा है कि सब्जियों का जो विघटित होकर कंपोस्ट बनना, सब्जी का कूड़ा करकट होता है, छिलके वगैरह हो गए सब्जियों के, या सब्जियां ही आप ले लो खराब हो जाएं, तो क्या होता है, उनको कहीं पर मिट्टी वगैरह में जब वो पड़ जाती है तो वो धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है। नष्ट होने के बाद क्या होता है, वो विघटित होती हैं, और विघटित होकर वो क्या बनाती है बेटा, कंपोस्ट बनाती हैं। कंपोस्ट खाद कह लो आप, कंपोस्ट बनना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होता है। भाई खाद से आपने देखा होगा, खाद के खेतों वगैरह में डालते तो खाद से क्या होता है, भाई एनर्जी ही तो मिलती है एक तरीके की। खाद क्या करती है, हो सकता है इसे वनस्पति द्रव बोला गया, तो हो सकता है कोई चीज कंपोस्ट है लंबे समय तक तो उससे कोई द्रव बन जाए, तेल वगैरह ऑयल वगैरह कुछ बन जाए, वो काम में आ जाता है। नहीं तो अगर हम उसका खाद बनाकर इस्तेमाल करें तो खेतों वगैरह में डाला जाए तो उससे पेड़ पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, तो ये बेटा आपका पहला टॉपिक हो गया, आप स्क्रीनशॉट लो इसका, तो स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। चलो जल्दी चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उसमें इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि ऊष्मा क्षेपी में समझ लिया ना, तो ऊष्मा शोषी जल्दी ही खत्म हो जाना है। देखो बेटा दूसरी अभिक्रिया आपकी क्या है आज की, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है भाई, ऊष्मा और शोषी का मतलब ही क्या है, खर्च होना, ऐसे करके याद रखना। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा खर्च हो तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा बने तो ऊष्मा क्षेपी, मतलब ऊष्मा निकल रही है दो की क्रिया होने पर तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगी। मतलब जब ऊष्मा बनती है तो विलयन गर्म हो जाते हैं, और जब ऊष्मा खर्च होती है तो विलयन ठंडे हो जाते हैं। मिलाने पर अगर दो पदार्थों को कोई मिश्रण बन रहा हो वो ठंडा फील हो, इसका मतलब क्या है, वहां पर ऊष्मा खर्च हुई है। और अगर मिलाने पर कोई मिश्रण से जो नया पदार्थ बन रहा है वो गर्म फील हो आपको, तो इसका मतलब वहां पर ऊष्मा बनी है। अब देखो समझो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा देखो खर्च होती है क्या कहलाती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। अब अगर आप इसका एग्जाम्पल लिखना चाहो, मैं बोल दूं इसके एग्जाम्पल में भाई A प्लस बी की क्रिया हुई, A प्लस बी की क्रिया हुई और एक उत्पाद बना AB, और मैंने बोल दिया इसमें माइनस ऊष्मा, माइनस ऊष्मा। अब अगर मैं ऊष्मा वाले पोर्शन को हटा दूं, अगर मैं ऊष्मा वाले पोर्शन को हटा दूं तो आप देखो क्या है, ये दो अभिकारक आपस में क्रिया कर रहे हैं, दो रिएक्टेंट जिनको बोलते हैं, और एक उत्पाद बन रहा। प्रोडक्ट कितना बन रहा, एक। रिएक्टेंट को R से लिखते हैं, प्रोडक्ट को P से लिखते हैं। तो दो अभिकारकों ने क्रिया करी, एक उत्पाद बना। फिर से कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में अगर ऊष्मा खर्च हो रही है तो ये ऊष्मा शोषी हो जाएगी। मतलब संयोजन अभिक्रिया तो है, अगर ऊष्मा बना देगी तो ऊष्मा क्षेपी हो जाएगी, और ऊष्मा उसमें खर्च हो जाए तो ऊष्मा शोषी हो जाएगी। इसीलिए बेटा देखो मैंने आपको अलग अलग डिवाइड कर कर पढ़ाया था। अब आप चाहते हैं कि इसका एक और एग्जाम्पल, तो देखो बेटा इसका दूसरा एग्जाम्पल लिख लो आप। जैसे कि नाइट्रोजन गैस होती है, जब इसकी O2 से क्रिया होती है तो आपका बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड नाम अगर चाहो आप तो लिख लेना, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां पर देखो N भी दो है, O भी दो है, तो इससे पहले दो की गुणा करवा तो रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और इसमें क्या होता है ना, -45 किलो कैलोरी। ऊष्मा कितनी खर्च होती है, -45 किलो कैलोरी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब एक मोल N2 एक मोल O2 से क्रिया करता है तो 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और कितनी ऊर्जा खर्च होती है, -45 किलो कैलोरी। अब ऊर्जा देखो कैसे लिखी है, माइनस में लिखी है, माइनस में ऊर्जा लिखी है, इसका मतलब है ऊर्जा खर्च हुई है। लेकिन अगर आप इसे देखो तो ये है तो संयोजन अभिक्रिया ही, और इसका कोई एग्जाम्पल हो सकता है वियोजन अभिक्रिया का, कोई अपघटन का हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो आपके मन में ना कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पढ़ा आपने बहुत जगह से पढ़ा होगा, और जगहों पर भी आपने बेहतर टीचरों ने पढ़ाया होगा, अच्छे तरीके से समझाया होगा, लेकिन आज आपके डाउट्स ना धीरे धीरे करके क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डाउट्स खत्म हो रहे हैं। और मेन चीज यही तो चाहिए होती है। तो बेटा ये आपका क्या हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया, और ऊष्मा क्षेपी डिटेल में समझा दी थी, तो ऊष्मा शोषी भी जस्ट उसकी क्या होती है, उल्टी। ठीक है, और इसके बारे में एक नोट करके बात ये लिख लेना, जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में जो क्रिया होती है भोजन बनाने की,
पढ़ाएंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे इस चीज को हम, प्रकाश संश्लेषण जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, याद रखना बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। सपोज वो एग्जाम्पल में पूछ ले कि एक ऐसी क्रिया बताओ जो ऊष्मा शोषी हो, तो आप लिख सकते हो क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, बहुत फेमस क्रिया है और ऊष्मा शोषी होती है। तो बेटा मैं साइड में हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीसरी अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो, थोड़ा सा ना एक पहले इस नोट को समझते हैं, फिर हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया तीनों हो जाएंगे खत्म हमारी। पहले हम इस नोट को समझते हैं। देखो नोट में क्या कहा गया है, नोट में क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब अगर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जो अभिक्रिया होगी वो कहलाती है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को ही बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो ये चीज आप जब इसकी हेडिंग बना तो यहां करके लिख लेना उपचयन अभिक्रिया, ये कौन नाम लिख लेना। अच्छा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो। और एक केस क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जब किसी पदार्थ ने ही तो इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो उस क्रिया को नाम दे दिया ऑक्सीकरण। अच्छा, ऑक्सीकरण वाला जो पदार्थ होगा, मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है वही पदार्थ तो ऑक्सीकरण कर रहा है, तो ऑक्सीकरण वाला जो पदार्थ होगा उस पदार्थ को क्या कहेंगे बेटा, अपचायक। पदार्थ को क्या कहेंगे, अपचायक। इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो पदार्थ पर, मतलब कहीं और से सामने से इलेक्ट्रॉन आए, तो अभिक्रिया कौन सी, अपचयन। और अपचयन वाला जो पदार्थ होगा उस पदार्थ को बेटा क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकारक। ये चीज आप याद रखना, बहुत ही काम में आती है, क्योंकि अक्सर लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीकरण क्या है और ऑक्सीकारक क्या है। देखो ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण क्या है, एक अभिक्रिया है, और ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक उस पदार्थ को बोलते हैं जिसका अपचयन होता है। समझ रहे हो, मतलब ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का होगा वो कहलाएगा अपचायक, और जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक। है नहीं, दोनों जस्ट एक दूसरे के उल्टे हैं। सोचते हो तो कितना अच्छा लगे कि अगर अपचयन के साथ अपचायक रख देते और ऑक्सीकरण के साथ ऑक्सीकारक रख देते, याद हो जाता जल्दी। लेकिन ऐसे भी तो याद कर सकते हो यार, दोनों एक दूसरे के क्या है, जस्ट उल्टे हैं एक दूसरे के। क्लियर। अब आते हैं देखो अपनी अभिक्रिया पे, जिस अभिक्रिया का नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, पहले इसको परिभाषित करने के लिए आप दो तरीकों से परिभाषित कर सकते हो, आसान तरीकों से। पहला तरीका क्या है, देखो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब पदार्थ देखो या तो परमाणु की फॉर्म में भी हो सकता है, अणु की फॉर्म में भी हो सकता है, और आयन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। अभी समझाएंगे एग्जांपल से कैसे इलेक्ट्रॉन निकलते, सब समझाएंगे। या आप क्या लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से, इसको हाईलाइट करना, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है या हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब किसी पदार्थ पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाए तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे, और या फिर उसी पदार्थ से क्या हो, ऑक्सीजन परमाणु नहीं जुड़ रहा है अगर, तो उससे एक H निकल जाए, अगर हाइड्रोजन परमाणु वहां से रिलीज होता है तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अब एग्जाम्पल में समझने के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे कि एक होता है सोडियम, होता है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सबको पता होगा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा, 11 होता है। और जो नहीं जानते ना, जो नहीं जानते, मैं अभी बोल दे रहा, अगर तुम इस चीज के बारे में नहीं जानते कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो मैं सिखाऊंगा आपको, और अगर अभी मैं आगे दूसरे चैप्टर में ये चीज सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप अभी दिक्कत का सामना कर रहे हो ना, तो बेसिक प्लेलिस्ट का लिंक टॉप पे दे दूंगा, वहां से जाके आप सीख लेना जरा, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करे जाते हैं, परमाणु क्या होता है, ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो हम पहले पिछले क्लासेस में पढ़कर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वहां मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री में सिखा रखा है। ठीक है, Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। जब हम Na का क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों में अभी आपको सिखाऊंगा, आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाऊंगा। और अगर आपने किसी सही जगह कोचिंग पढ़ी होगी ना, तो 9th में भी लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं ना, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में 8 जाते हैं, तीसरे में भी 8 जाते हैं। इस तरीके से क्रम चलता है। फिर 18 आते हैं, फिर 32 आते हैं, ऐसे करके 2 8 8 18 18 32 ये क्रम चलता है। तो फिलहाल अभी Na परमाणु जो है ना,
ऐसे करके होता है सीन। देखो जैसे ये नाभिक होता है, नाभिक के बाहर पाए जाते हैं कोश, इस तरीके से 3 कोश हैं। अब इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं नाभिक, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहले कोश में 2, दूसरे में कितने जा सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे में जा सकते हैं 8, ठीक है। 2 और 8 कितने हो गए 10। और Na का परमाणु क्रमांक है कितना 11, इसका मतलब Na के पास इलेक्ट्रॉन कितने 11, तो इसकी बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये आपका बन गया बेटा Na परमाणु। इस तरीके से परमाणुओं की संरचना होती है। अब इसकी बाहरी वाली कक्षा में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो ऐसे करके 2, 8, 1, यही तो है अभी। अब Na धातु होती है, धातु अधातु उपधातु अपना अगला चैप्टर है, वहां पे इस चीज को मजेदार बना देंगे। तो Na से क्या हुआ ना, Na से क्या हुआ, Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दान करा। क्यों करा भाई, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को स्थायी बनाने के लिए क्या कर देगा, इसे दान कर देगा। अब ये किसी और को दान करेगा, जिसको भी दान करे, तो इसके अंदर वाली कक्षा में देखो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और हर परमाणु चाहता है उसकी बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा हो जाए, जिससे वो स्थायी बन सके। तो क्या होगा, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो जो आगे Na बनेगा उसका परमाणु क्रमांक ये रहेगा 2, 8, 10 रह जाएगा, क्योंकि 1 तो इसने दान कर दिया, और दान क्या करा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिख देते हैं ई के ऊपर माइनस लगा के। अब क्या हुआ, जब Na ने इलेक्ट्रॉन दान करा, देखो ध्यान देना, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव। कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दान करा है तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 दान करता तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं एक अगला एग्जांपल, जैसे अगला एग्जांपल आप ले लो, कैल्शियम ले लो। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है, कैल्शियम मत लो, Mg ले लो, Mg ले लो, Mg से जल्दी समझ में आ जाएगा। Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12, तो 2, 8, 2। अब इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो ये Mg का परमाणु हो जाएगा। तो ये बाहर के दोनों इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है अंदर का अष्टक पूरा करने के लिए। तो Mg कितने इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दान करे तो Mg में कितना चार्ज आएगा 2 प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो यही तो बताया, जब कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉन निकालता है तो देखो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। मैं साइड में पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे एग्जांपल चेंज करने हैं। देखो बेटा तीसरा एग्जांपल करते हैं, इसका तीसरा एग्जांपल करते हैं। जैसे कॉपर लिया, कॉपर की क्रिया हमने करवा दी O2 से। कॉपर की क्रिया किससे करवा दी बेटा O2 से करवा दी। अब देखो जब इनकी रिएक्शन होती है ना तो बनता है CuO। O 2 है तो बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाया, जैसे ही 2 करा Cu 2 होगा तो Cu को पहले 2 लगा दिया। अब मेरी बात समझो, सीन क्या हुआ यहां पर, देखो ध्यान से, कॉपर पे ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा, अणु नहीं जुड़ा, जाके ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा। देखो ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा। तो दूसरी थ्योरी यही तो कहती है, वे अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है, तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप पदार्थ बता दो कि अपचायक पदार्थ कौन सा है, तो अपचायक पदार्थ कौन है, तो ये कॉपर ही तो है बेटा। कौन है, कॉपर ही तो है अपचायक पदार्थ। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ही ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है, और जो पदार्थ ऑक्सीकरण की क्रिया करेगा वही क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में एक में Na था और एक में क्या था Mg था। समझ में आया पॉइंट, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया है बेटा तो वीडियो को लाइक ठोक दो। और अभी देखो और मक्खन करूंगा मैं, और मक्खन करूंगा। इसका अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, पहले आप इसको लिख लो जरा। चौथा एग्जाम्पल हमने ले लिया SnCl2, और इसकी क्रिया हमने करवा दी Cl2 से, आगे जाकर बन गया SnCl4। देखो 2 Cl और 2 4 है, 4 इधर है। तो यहां पर देखो बेटा क्या होता है, जो इसके नंबर होते हैं, जब कोई क्रिया होती है ना तो देखो इस तरीके से क्रिया होती है। जैसे लिखा है AB2, इसका मतलब है ये 2 इसकी घात है, और यहां पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहां पर 1 है और ये 1 इसकी घात है। और जो पहले वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, जो बाद वाला होता है वो निगेटिव होता है। इसका मतलब है ये 2 जो है वो A का पॉजिटिव चार्ज है, और जो B का यहां जो 1 लगा है A के नीचे वो जो है वो B का निगेटिव चार्ज है। क्रिया कैसे होती है, जैसे A और B की क्रिया हो रही है, तो जो इसकी घात होगी वो इसके पैरों में चली जाएगी, और जो इसकी घात में आयन होंगे वो इसके पैरों में चले जाएंगे। तो जब ये क्रिया करेंगे तो आगे बनेगा
ए और बी को पहले लिख दो, फिर बी का माइनस ए के पैरों में लगा दो जो कि 1 है, और इसके 2 प्लस है तो इसके पैरों में लगा दो 2। 1 को हम लिखते नहीं तो बन जाएगा AB2। इस तरीके से क्रिया हुई होती है। तो यहां पर देखो, अगर मैं आपसे कहूं SnCl2, मैंने बेसिक केमिस्ट्री में डिटेल में सिखाई है ये चीज, सीख लेना बेटा। अगर मैं कहूं SnCl2, इसका मतलब यहां पर Sn पे चार्ज कितना है, प्लस के 2, तभी तो वो Cl के पैरों में 2 गया है। यहां पर देखो Sn के साथ Cl 4 है, मतलब Sn पर चार्ज कितना है, प्लस के 4। अब तुम ध्यान से देखो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन थे, इधर पहुंच कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। यहां 2 इलेक्ट्रॉन दान करे थे इसने और इधर होगा 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीकरण। चाहे 1 का त्याग हो, 2 का त्याग हो, 3 का त्याग हो। तो बेटा ये थी आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैं आपको सिखाता हूं अपचयन अभिक्रिया। तो पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा, आपकी अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। देखो इसमें और उसमें कुछ खास फर्क नहीं होता है। वो क्या कहती, ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी, वे अभिक्रिया है जिनमें किसी परमाणु अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। उसकी जस्ट उल्टी, जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और दूसरी थ्योरी उसकी क्या लिखी थी, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु वहां जुड़ता था, यहां क्या करेगा, निकलता है, और या H परमाणु वहां पे हाइड्रोजन निकलता था, यहां पर क्या करेगा, जुड़ता है। तो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपने यहां थ्योरी समझ गया ना, दोनों जस्ट एक दूसरे की उल्टी ही तो होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे मैंने वहां पर Na लिया था, उससे क्या बना था, Na से आपका बना था एक इलेक्ट्रॉन। जब Na ने त्यागा था तो उस पर प्लस आया था और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था। तो ये क्रिया हुई थी ऑक्सीकरण। अब ये जो ऑक्सीकरण हो चुका है, जो पदार्थ है Na+, अगर मैं इस Na+ को लूं और इस पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो वापस Na बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई। जब Na परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया था तो ये Na+ बन गया, और जब मैंने वापस क्या करा, Na+ को लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो वापस Na बनेगा, नहीं बनेगा भाई। Na+ का परमाणु क्रमांक यही तो बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, और यहां क्या हो जाएगा 2,8,1, क्योंकि उस पे एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। पहली कक्षा में 2 जाते हैं, दूसरी में 8 और तीसरी में इसका 1 चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं। देखो दूसरा एग्जाम्पल समझो। जैसे कि हमने एक परमाणु ले लिया, Cl परमाणु ले लिया। अब Cl पर होता है -1, इसका आयन लिया है हमने, Cl आयन। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो ये बनता है 2,8,8 ये बनता है। देखो कैसे करके बनता है, ये होता है इसका नाभिक, एक कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। पहले कोश में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, दूसरे में कितने, 8, तो 8 बना दीजिए, और तीसरे में कितने, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या सीन होगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, नहीं है। तो मतलब इसका पहले ऑक्सीकरण हो चुका होगा, नहीं हो चुका होगा। मैं क्या करूं, मैं अगर इसे Cl परमाणु मानूं तो Cl परमाणु का होता है 17, तो 2,8,7 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आप कम कर दो। अब देखो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 7। हर परमाणु चाहता है उसका अष्टक पूरा हो जाए, तो या तो ये अपने ये 7 डोनेट कर दे तो अंदर वाले इसके 8 जो है वो अष्टक पूरा हो जाएगा, या फिर ये क्या करे, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और Cl- बना ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हो जाएगा 2,8,8। अब क्या होगा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया है तो इसका अष्टक तो पूरा हो गया। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, ये 7 इलेक्ट्रॉन दान करना आसान है। भाई सोचो 7 इलेक्ट्रॉन दान करने में कितना समय लगेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत भी लगेगी, 7 को दान करना है एक एक करके। और दूसरा रास्ता क्या है, या तो किसी से एक ले ले तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, या तो ये बाहर वाले 7 दान कर दे, या अंदर वाले या उसको बाहरी वाली कोश को ही अष्टक बनाने के लिए क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए कहलाता है आधातु। और ये आधातु के बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये इसके एग्जाम्पल होगा बेटा। तो ये आपकी हो गई अपचयन अभिक्रिया। अगर आप इसका कोई वैसे वाला एग्जाम्पल चाहते हैं तो जैसे कि एक एग्जाम्पल और समझ लो, ZnO होता है, इसकी क्रिया आप कार्बन से करवाना, तो क्या होगा, कार्बन ऑक्साइड बन जाएगा और Zn बन जाएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु निकलता है। देखो ये पदार्थ था, इससे ऑक्सीजन परमाणु निकला और किसके साथ चला गया, कार्बन के साथ चला गया। तो ये वाला जो पदार्थ है, ये पदार्थ क्या कहलाएगा, ये पदार्थ मुझे बता दो आप क्या कहलाएगा। भाई इसका अपचयन हो रहा, इसका मतलब ये पदार्थ क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक कहलाएगा।
तो बेटा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया। अब हमारा भाई जो टॉपिक बचा है वो क्या बचा है? बचा है रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा मैं एक चीज आपको और बता दूं, ऑक्सीकारक और अपचायक की परिभाषा पूछ ली जाती है एग्जाम में। वो बोलता है ऑक्सीकारक तथा अपचायक की परिभाषा लिखो। देखो ऑक्सीकारक और अपचायक की परिभाषा मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना। अगर नोट्स बना रहे हो तो इसी हेडिंग के जस्ट नीचे एक क्वेश्चन बनाना, ऑक्सीकारक तथा अपचायक की परिभाषा लिखो। आंसर में सबसे पहले हेडिंग बनाना ऑक्सीकारक। तो देखो ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं? ऐसा पदार्थ जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। ऐसा पदार्थ जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। अगर एग्जाम्पल पूछे तो कोई सा भी इसका ऐसा वाला एग्जाम्पल लिख देना जो अपचयन अभिक्रिया का हो, एक एग्जाम्पल लिख देना, और जो पहला वाला पदार्थ हो वही आपको क्या कहलाएगा? अपचायक। सॉरी अभी हमने किसके बारे में बोला? ऑक्सीकारक बोला ना, ऑक्सीकारक बोला, आई थिंक ऑक्सीकारक ही बोला है। अगर ऑक्सीकारक के बारे में हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीकारक ZNO। और बाकी अगर वो बोल दे कि अपचायक की परिभाषा तो नंबर 2 हेडिंग बनाना अपचायक की परिभाषा, और उसमें लिख देना क्या? वे पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है वे क्या कहलाते हैं? अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। और जो पीछे ऑक्सीकरण वाले एग्जाम्पल लिखे थे उसमें कोई सा भी एक एग्जाम्पल लिख देना, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा हो वही पदार्थ क्या कहलाएगा? अपचायक पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया की ओर चलते हैं। अब देखो बेटा हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? सिंपल सी कहानी है, ऐसी अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। बस इसको याद रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक चीज ये याद रखना, ये HSDMI हाईली सुपरली डुपरली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। याद रखना इस चीज के बारे में। ये क्लास 10th 11th 12th कंपटीशन लेवल में पूछो तो भी यहां से सवाल बहुत सारे बन जाते हैं आपके। तो सिंपल देखो, मैं आपको यहां पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, मैं समझाता हूं। देखो एक चीज याद रखना, मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो पदार्थ पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो पदार्थ पर क्या आता है? निगेटिव चार्ज। लिख लेना, नोट कर लेना, ध्यान रहेगा, कभी गलती नहीं करोगे। जैसे यहां पर देखो रिएक्शन दे रखी, क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, वो बोल देगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन छांटो, किसका ऑक्सीकरण हो रहा, किसका अपचयन हो रहा, पदार्थ छांटो। तो देखो यहां पर सिंपल सी कहानी समझो। तो जैसे क्या बोला है पहला एग्जाम्पल, भाई देखो यहां I पर माइनस है, I पर माइनस है, आगे I से I को देखो भाई I2 अणु होता है। अणु तब बनता है जब उदासीन हो, और उदासीन पर कोई भी प्लस या माइनस नहीं पाया जाता है। तो ये आयन है लेकिन ये अणु है, और अणु हमेशा उदासीन होते हैं, इसलिए उन पर जो उनकी घात होती है या जो भी होती है प्लस या माइनस नहीं होता। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, जो कि यार क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ऑक्सीकरण संख्या। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? -1, क्योंकि इस पर -1 चार्ज है। जितना चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है। आप ध्यान से देखो, यहां माइनस था मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस की उपस्थिति मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितना माइनस है? 1 माइनस है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और आगे जाके कितना हो गया? 0, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा था अब वो इसने दान कर दिया, इसने किसी और को दे दिया। तो जब इसने वो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया तो वो 0 हो गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो अभिक्रिया कौन सी होती है बेटा? कौन सी होती है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग, मतलब अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीकरण, मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीकरण हो रहा है, और ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। अब दूसरे वाले पदार्थ को देखो, दूसरे वाले पदार्थ को देखो भाई, यहां देखो Cl2 का अणु मतलब 0, यहां Cl पर -1, तो यहां से यहां की ओर देख लो, जरा देख लो ध्यान से, 0 से -1 हुआ मतलब इसके ऊपर माइनस चार्ज आया। तो 1 इलेक्ट्रॉन की क्या हुई बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हुई है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है। क्या करा है? ग्रहण करा है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो अभिक्रिया कौन सी होती है? अपचयन। अब तुम इस अभिक्रिया में ध्यान से देख लो, ऑक्सीकरण भी हो रहा और अपचयन भी हो रहा, तो ऐसी ही अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है, होता है ऐसा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल में पहले मैं ऑक्सीकरण संख्या लिख के आसान बनाता हूं, फिर उसको करते हैं। देखो Zn पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो 0, Cu SO4 तो Cu की होती है प्लस के
2, यहां पर Cu की लिख लो प्लस के 2, SO4 पर होती है माइनस के 2, Zn की यहां पर है प्लस के 2, SO4 पर माइनस के 2, Cu की यहां पर है 0। देखो बेटा, अब तुम देखो पहले Zn से ना Zn को देख लो, Zn से Zn को देख लो, तो ध्यान से देखो 0 से कितनी हो रही है प्लस 2, 0 से प्लस 2 हो रही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग ही तो प्लस लाता है, और कितने त्याग करें 2, तो यहां पर लिख दो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, और यह दान करे हैं लिख लो। और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण, या इसे दूसरे शब्दों में बोल लेते हैं, जब क्लास 11th पढ़ते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी तो उसको अपचयन बोलते हैं। ठीक है, वो आप जब क्लास 11th वाले वीडियो देख लेना, अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो तो क्लास 11th वाला वीडियो देख लेना। डिटेल में क्या है, मैंने तो पूरा डिटेल में घुसा के ही तो पढ़ाया है, बस एक ऑक्सीकरण वाला टॉपिक तो यहां पर नहीं बोला है, वो भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बोल के समझा ही दिया है। जब 0 से प्लस की ओर बढ़ रहे हो तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि मानी जाती है, जिसका मतलब होता है ऑक्सीकरण, और जब 0 से माइनस की ओर आ रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। जैसे कि यहां पर देखो प्लस 2 से Cu का 0 हुआ, प्लस 2 से 0 मतलब कमी हुई है, कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब क्या, अपचयन। तो देखो इस अभिक्रिया में भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, ये अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। यहां पर देखो थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं मैं, जब इतना सीख ही लिया ना तो एक चीज और सुन लो। यहीं पर अगर वो आपसे कह दे कि ऑक्सीकारक पहली वाली अभिक्रिया में बोल दे कि ऑक्सीकारक और अपचायक बताओ, क्या बताओ, ऑक्सीकारक और अपचायक बताओ। अब आप ये चीज देखो समझ लो, यहां पे ऑक्सीकारक और अपचायक बताओ। देखो ध्यान से देखो, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा, आई का, मैंने बोला था जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाता है, मतलब ये जो I माइनस है वो कहलाएगा अपचायक पदार्थ। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। तो अपचयन किसका हो रहा बेटा, Cl2 का, तो Cl2 कहलाएगा क्या आपका, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्लियर। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी तो हम छांट सकते हैं क्या, ऑक्सीकारक और क्या बेटा, अपचायक। रिएक्शन वो कोई सी दे दे, ऑक्सीकारक और अपचायक छांटना है तो पहले तो इस तरीके से प्लस माइनस का पता लगा के आप ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया लिख दो, फिर उसके बाद में देख लो। देखो Zn क्या है, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, ZnSO4 बना, मतलब Zn का हुआ ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ कहलाता है अपचायक, तो Zn होगा अपचायक। दूसरा क्या हुआ, CuSO4 से Cu जिसमें अपचयन हो रहा, तो केवल Cu मत लिख देना कि Cu ऑक्सीकारक होगा, तो ऑक्सीकारक जो होगा ना वो CuSO4, पूरे पदार्थ का नाम लिखेंगे, क्योंकि Cu जो है वो CuSO4 का ही हिस्सा है, तो ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा, पूरा पदार्थ हो जाएगा। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। और इस चैप्टर में जितनी अभिक्रियाओं के प्रकार थे मैंने सब आपको बता रखे। अब क्या यहां पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 2 पदार्थ से एक पदार्थ बन जाए, तो वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, लेकिन उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे। और तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी संयोजन भी हो सकती है, वियोजन भी हो सकती है, द्विविस्थापन भी हो सकती है, और विस्थापन भी हो सकती है। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर विस्थापन हुआ है, दोनों ओर से द्विविस्थापन है, ठीक है, नहीं यहां पर विस्थापन हुआ है, केवल विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन नहीं है। तो इस तरीके से अभिक्रिया के प्रकार क्या है, सब एक ही प्रकार में कई तरीके की कहानियां चलती रहती हैं, और इसी को कलाकारी बोलते हैं कि अगर आप सारी चीजें अच्छे से जानते हो। तो बेटा देखो वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है सिखाने के चक्कर में, और अगर वीडियो से सीखने को मिला है तो एक लाइक और उन साथियों के साथ शेयर कर देना जो किसी कारणवश पैसों की वजह से किसी कोचिंग में जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो अगर जीवन भर भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं आपको यहां खड़े होकर पढ़ाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और वीडियो को और साथियों के साथ शेयर भी करना। और चैनल पर पहली बार आए थे तो देखो पूरा वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में बोल रहा, और लास्ट तक केवल वही बंदा आएगा जिसने वीडियो को सीखा होगा और जिसे मेरा पढ़ाना समझ आया होगा। तो लास्ट में मैं बोल रहा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप आगे के लिए समय पर वीडियो के बारे में अपडेट जान सकें और अच्छे से अपने बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।